जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में सिख धर्मों का कैसे उदय होता है और आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे कि आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल विजय और उसके बाद मराठों का पतन। इस तरह से हम लोग आधुनिक भारत में कई महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जान गए हैं। और आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से यह टॉपिक है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। आंग्ल का सिख से कैसे युद्ध होता है और सिख धर्म का कैसे उदय होता है और कितने इसके संप्रदाय होते हैं, इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सिख धर्म के बारे में और आंग्ल सिख युद्ध जो होते हैं, जिससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षा में। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं पहले सिख धर्म से बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर कि सिख धर्म किस तरह से यहाँ अपने आप को भारत में स्थापित करते हैं और इनके कौन कौन से गुरु होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं और यह भारत के किस क्षेत्र में विकसित होते हैं और यहाँ किस तरह से सिखों की राज्य स्थापित होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले धर्म सुधार के फलस्वरूप मध्यकालीन भारत में मध्य काल का जिस समय अवधि चल रहा था और जिस समय दिल्ली में मुग़ल बादशाह आसीन थे और मुग़लों का शासन चल रहा था, उसी समय सिखों में एक धर्म सुधार आंदोलन होता है और उसी के फलस्वरूप सिखों का क्या होता है, उदय होता है, आविर्भाव होता है सिख धर्म का। और सिख धर्म की यह प्रारंभिक परंपराएं थी कि गुरुओं का परंपरा थी। तो सिख धर्म का उदय होता है किस समय, मुग़ल काल के मध्यकालीन समय अवधि में होता है। और उस समय क्या होते हैं कि सिख धर्म में क्या होते हैं, गुरुओं की परंपरा होती है। और ये मुख्य रूप से यह संप्रदाय, सिख संप्रदाय का जो उदय होता है वह भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, अधिकतर जो होते हैं पश्चिमी भाग उसको कहें, जहाँ पे सिंध, मुल्तान या वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, इनका इस संप्रदाय का उदय होता है। इस संप्रदाय के प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक थे। प्रथम गुरु गुरु नानक थे और इनको सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु के रूप में जाना जाता है। और इस सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाने में गुरु नानक जी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो अब हम लोग मुख्य रूप से आंग्ल सिख युद्ध के तरफ चलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर हम लोग ये देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जहाँ तक कि सिख संप्रदाय में 10 जो गुरुओं की परंपरा थी और कुल यहाँ गुरु जो हुए हैं सिख धर्म में, सिख संप्रदाय में वो 10 गुरु हुए हैं। और प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक थे और 5वें गुरु जो थे इनके गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव महत्वपूर्ण हम गुरुओं के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम लोग को मुख्य रूप से आधुनिक भारत में आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानना है। तो हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। इस भाग से ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक 5वें गुरु जो सिख के होते हैं, जो अति महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो गुरु अर्जुन देव जो थे और मुग़ल बादशाह उस समय कौन थे, जहांगीर थे। और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या किए थे, फांसी की सज़ा सुनाए थे, मृत्यु दंड दिए थे। और इसी कारण से क्या होता है कि सिख संप्रदाय का मुग़ल बादशाह से आपसी तालमेल जो है उतना बेहतर स्थापित नहीं हो पाता है। और हमेशा देखा गया है, हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में भी और फारूक सियर के शासनकाल में भी क्या हुआ है, विरोधाभास की स्थितियां बनी हुई है मुग़ल बादशाह से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुग़ल जहाँ पर इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहे थे और ये अपने सिख संप्रदाय को आगे बढ़ा रहे थे, इस कारण से थोड़ा सा अंतर्द्वंद की स्थितियां बनती थी। और इसी अंतर्द्वंद की स्थितियों के कारण सिख संप्रदाय के जो 3 गुरुओं की हत्या कराई गई है
मुग़ल बादशाह के द्वारा। तो आगे हम लोग देख लेंगे मुख्य रूप से क्या है। यहाँ हम लोग देखते हैं सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे, उनका हत्या क्या मृत्यु दंड दिया गया था मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा। और यहाँ से शुरू हो जाता है विरोधाभास सिख संप्रदाय में और मुग़ल बादशाह के बीच में। और उनके 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, सिख संप्रदाय के जो 9वें गुरु थे वो तेग बहादुर थे। और तेग बहादुर का मृत्युदंड की सज़ा औरंगजेब ने दिया था, मुग़ल बादशाह ही थे। और उसके बाद ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था, तो मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु होते हैं वो गुरु गोविंद सिंह होते हैं। और ये काफ़ी प्रसिद्ध गुरु हैं और इनके रीजन में बहुत सारा सिख संप्रदाय में जो कुछ सुधार थी वो सुधार हुआ। और उस समय गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा कर दी कि गुरुओं की परंपरा जो है सिख धर्म में अब समाप्त कर दी जाएगी, अब कोई इसके आगे गुरु नहीं बनेंगे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय में गुरुओं की जो परंपरा चली आ रही थी उसको समापन किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया था कि गुरु की परंपरा अब सिख धर्म में नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं सिखों के द्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका हत्या हो जाता है 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में जैसे कि हम लोग देखे हैं कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 ईस्वी में। और 1707 ईस्वी के बाद क्या होता है, सिखों के 10वें गुरु जो होते हैं, एक अवसर वहाँ मिलता लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सिख के भी 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका भी हत्या हो जाता है। कब? पठानों के द्वारा हत्या कर दिया जाता है 1708 ईस्वी में। और इस तरह से क्या होते हैं सिख संप्रदाय में क्या होता है, विरोधाभास होती है और थोड़ा सा बिखराव वहाँ देखने को मिलता है। सिख संप्रदाय क्या होता है, कई भागों में खंडित हो जाती है और गुरु की परंपरा की घोषणा उन्होंने क्या कर दिया था कि ये समाप्त कर दिया था। अब आगे देख लेते हैं कुछ सिख के संरक्षण हेतु। अब गुरु की परंपरा तो समाप्त कर दी गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, सिख के 10वें गुरु थे उनके द्वारा सिख गुरुओं की परंपरा समाप्त कर दी गई थी। इस कारण से अब आगे कोई गुरु नहीं बनते हैं। लेकिन सिख संप्रदाय के संरक्षण हेतु उसके रक्षा के लिए एक सेनापति के रूप में, गुरु के रूप में नहीं बल्कि सेनापति के रूप में बंदा बहादुर क्या होते हैं उभर कर सामने आते हैं। और बंदा बहादुर क्या हैं, गुरु बख्श के नाम से भी इनको गुरु गोविंद सिंह पुकारते थे। जो इनके गुरु थे गुरु गोविंद सिंह वो गुरु बख्श के नाम से भी पुकारते थे। अब देखेंगे हम लोग कि बंदा बहादुर किस तरह से सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बंदा बहादुर से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और ये कब से कब सिखों का नेतृत्व करते हैं। तो 1708 से लेकर 1716 तक क्या होता है, बंदा बहादुर का क्या होते हैं एक सेनापति के रूप में सिख धर्म को आगे, सिख धर्म नहीं सिख संप्रदाय को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। और मुख्य रूप से इनका शुरुआती जीवन हम लोग देखते हैं तो ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के थे बंदा बहादुर। और इनके बचपन का नाम जो था लक्ष्मण देव था, बचपन के नाम क्या था, लक्ष्मण देव था। और इनके गुरु के द्वारा यानी अर्थात गुरु गोविंद सिंह के द्वारा गुरु बख्श सिंह के नाम से इनको पुकारा जाता था। और क्या हुआ कि उसी समय गुरु बख्श सिंह ने अपने आप को क्या किया कि गुरु का बंदा कहकर यह घोषित किया कि हम सिख धर्म के क्या हैं, संरक्षक हैं, गुरु नहीं है संरक्षक है। और इस प्रकार से उन्होंने बंदा बहादुर ने सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए 1708 से लेकर 1716 तक विभिन्न प्रयास किया। और इनके प्रयासों से क्या हुआ कि धीरे धीरे सिख धर्म
आगे की ओर बढ़ रहे थे, उन मजबूती प्रदान हो रहा था। लेकिन 16 ईस्वी में एक घटना घटती है। 1716 ईस्वी में मुग़ल बादशाह, दिल्ली के मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर क्या करते हैं, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाते हैं। फांसी दे दी जाती है फ़र्रुखसियर के द्वारा। मुग़ल बादशाह उस समय होते हैं और इनके द्वारा क्या होता है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और इस तरह से उनको फांसी दे देने के बाद सिख संप्रदाय आगे चल के क्या होती है, बिखर जाती है, विखंडित हो जाती है और इसके नेतृत्वकर्ता नहीं रह पाते हैं। अब यहाँ हम लोग देखे हैं कि इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि सिखों का जो है मुग़ल बादशाह से हमेशा विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है और उनके तीन गुरुओं के क्या किया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। और यहाँ अब जब बंदा बहादुर की मृत्यु फांसी दे दी जाती है तो यहाँ सिख संप्रदाय का एकता जो होता है वह क्या होता है, धीरे धीरे विखंडित हो जाता है। कोई कुशल नेतृत्व करने वाले नहीं होते हैं और विखंडित होने के कारण सिख संप्रदाय पतन की ओर आगे अग्रसर होने लगती है। लेकिन एक अवसर आता है, एक महत्वपूर्ण अवसर आता है और वह भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभरती है। एक अवसर है 1761 ईस्वी में पानीपत का क्या होता है, तृतीय युद्ध होता है और अफगान शासक जो होते हैं ईरान से, ईरानी शासक जो होते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजित होते हैं और मराठा क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। और मराठा के पराजित होने के कारण क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली अपने आप को वो वापस चले जाते हैं युद्ध जीतने के बाद। तो 1761 ईस्वी में जो सिखों की एकता विखंडित हो चुकी थी और उस समय जब अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए तो उनका भी जो विस्तार पश्चिम भाग में हो रहा था वो विस्तार रुक गया और मराठे भी क्या हुए, अपने सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में आ गए थे। और उसके बाद मराठों में भी उतने योग्य शासक नहीं हुए जो फिर सिखों को चुनौती दे सके। आगे चल के क्या हुआ होता है, अहमद शाह अब्दाली वापस जब चले जाते हैं तो सिखों को एक अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति विस्तार के लिए एक अवसर मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। और इस अवसर का उन्होंने फ़ायदा उठाकर क्या किया कि भारत के पश्चिमी भाग में जहाँ पंजाब, सिंध, मुल्तान और वर्तमान पाकिस्तान, लाहौर ये सब का जो क्षेत्र था वहाँ पर सिख संप्रदाय फिर से आगे बढ़ने लगे और फले फूले और विकसित होने लगे और अपने शक्ति का विस्तार करने लगे। लेकिन गुरुओं की परंपरा समाप्त हो जाने के कारण कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो इसी फलस्वरूप क्या हुआ कि वहाँ जो है सिखों का 12 संप्रदाय का उदय हुआ। मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में 12 संप्रदाय जो हैं सिख के क्या हुए, उदय हुए। और इसको जो है मिसल हम कहते हैं। 12 मिसलों का उदय हो जाता है, 12 मिसल बन जाते हैं सिखों के। और उसमें सबसे शक्तिशाली जो मिसल था भंगी मिसल था, और भंगी मिसल और सुकेर चकिया मिसल था। ये 2 मिसल के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि जो और अन्य मिसलें हैं धीरे धीरे आगे रंजीत सिंह इनको एक साथ मिला लेते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इतिहास में भूमिका नहीं है। तो ये 12 जो मिसल थे, भंगी मिसल उसमें सबसे शक्तिशाली थे, जो भारत के पश्चिमी भाग है यानी कि लाहौर या जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था वहाँ पे वो अपने आप को विकसित किए हुए थे और काफ़ी शक्तिशाली थे। लेकिन आगे चल के भारत के पश्चिमी भाग में पंजाब के क्षेत्र में क्या हुआ था कि सुकेर चकिया मिसल उदय हुए थे और उसके एक प्रसिद्ध शासक हुए थे राजा रणजीत सिंह, जो भारतीय इतिहास में इनका महत्वपूर्ण रोल है और महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाए हैं और इनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि राजा रणजीत सिंह का क्या देन है सिख के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राजा रणजीत सिंह से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनका जो जन्म था
1780 ईस्वी में हुआ था। 1780 ईस्वी में इनके पिता का नाम जो था महासिंह था। और ये क्या हुआ था कि शक्ति का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, और मिसलों में विभक्त हुए। और सुकेर चकिया मिसल के जो राजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि जितने सिखों के मिसल थे, यानी कि 12 जो मिसल थे, उस सभी मिसलों को क्या किया कि एक साथ मिलाने का, एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। और बांधने से सिखों की शक्तियाँ क्या हो गई, बढ़ गई थी। और राजा रंजीत सिंह उसके नेतृत्व किए और एक शासक के रूप में उन्होंने क्या किया कि अपना कार्यभार संभाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के राजा जब वो सिख धर्म का नेतृत्व कर रहे थे, राजा बने थे, उस समय क्या था कि अफ़गानिस्तान से के राजा जो थे जमन शाह, उससे एक संघर्ष हुआ था। अफ़गानिस्तान क्षेत्र से एक शासक आए थे जिनका नाम था जमन शाह, और उनका संघर्ष राजा रंजीत सिंह से हुआ था। और राजा रंजीत सिंह जो थे, ये इतना घनघोर उनके अंदर युद्ध हुआ कि जो ये जमन शाह थे वो पुनः वापस जाने लगे। और वापस जब जा रहे थे तो चिनाव नदी में उनका 12 तोप से लदा हुआ एक गाड़ी जो था वो गिर गया चिनाव नदी में। तो राजा रंजीत सिंह ने उस समय क्या किए, और जमन शाह वापस चले जाते हैं अफ़गानिस्तान क्षेत्र में। तो जब ये चिनाव नदी में से 12 तोप को बाहर निकाल कर और जमन शाह के दरबार में उन्होंने भेज दिया था। इससे जमन शाह काफ़ी खुश हुए थे। और उस समय उन्होंने क्या किया था कि राजा रंजीत सिंह को इस प्रयास से और इस कार्य से काफ़ी खुश होकर उन्होंने यह कहा था कि आप सिख संप्रदाय का लाहौर क्षेत्र और पाकिस्तान क्षेत्र जो वर्तमान में हैं, उन सभी क्षेत्रों पर आप अपना आधिपत्य कायम कीजिए, अधिकार कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। इस प्रकार क्या किए कि राजा रंजीत सिंह ने आगे चल के जब जमन शाह के द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया, तो आगे चल के उन्होंने क्या किया था कि अपने राजनैतिक राजधानी के रूप में लाहौर को घोषित किया। राजनैतिक राजधानी क्या किया, किसको घोषित किया, लाहौर को घोषित किए। और धार्मिक राजधानी के रूप में क्या किए, अमृतसर को घोषित किया। और राजनैतिक राजधानी का मुख्य कारण था क्योंकि सिख संप्रदाय जो थे उसी पश्चिमी भाग में ही ज़्यादा फले फूले और विकसित हो रहे थे। क्योंकि मुख्य कारण था उधर विकसित होने का, क्योंकि इधर तो दक्षिण भारत में क्या थे, मैसूर या मराठा या फिर उधर बंगाल, ये सब के सब क्षेत्र जो थे अंग्रेज़ों के चुंगल में फंस चुके थे, अंग्रेज उसको विजित कर चुके थे। इस कारण से इस क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में अभी अंग्रेज़ों का प्रभाव नहीं था। और इस कारण से ही लाहौर क्षेत्र या सिंध मुल्तान के क्षेत्र में ये सिखों का जो था विस्तार हो रहा था रंजीत सिंह के नेतृत्व में। आगे चल के क्या हुआ कि धार्मिक राजधानी उन्होंने अमृतसर को घोषित किया। और अमृतसर को धार्मिक राजधानी घोषित करने का मुख्य कारण था कि सिख संप्रदाय के जो महान स्थल हैं, जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल कहते हैं, वो अमृतसर पंजाब में भी है इस कारण से। और सिख संप्रदाय का एक पवित्र स्थल के रूप में अमृतसर को जाना जाता है। इस कारण से उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी अमृतसर को घोषित की और राजनीतिक राजधानी लाहौर को घोषित किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में एक अमृतसर का संधि हुआ था। और इस अमृतसर के संधि में क्या हुआ था, राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजी गवर्नर जनरल उस समय जो चार्ल्स मेटकॉफ थे, 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है। क्योंकि
सिख संप्रदाय अपना विस्तार जो कर रहे थे सिंध मुल्तान क्षेत्र में कर रहे थे, जबकि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अपना विस्तार चाहती थी। इसी विस्तार के क्रम में राजा रणजीत सिंह से एक संधि करना पड़ा और राजा रणजीत सिंह भी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के बीच में हस्तक्षेप करें, क्योंकि वो देख चुके थे कि मराठा, मैसूर या बंगाल ये सब क्षेत्र जो थे किस तरह से अंग्रेज पराजित कर दिए थे। इस कारण से राजा रणजीत सिंह ने अपने चतुराई का परिचय देते हुए अंग्रेज़ों से एक संधि कर ली थी कि 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि, ये संधि याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये संधि है। और यह संधि जो है रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुआ था और उन्होंने यह कहा था कि भारत के सतलज नदी जो है उस नदी के पश्चिमी भाग में सिख संप्रदाय का विस्तार होगा, जबकि उसके पूर्वी भाग में या अर्थात पूर्व जिस तरह से पूर्वी क्षेत्र में क्या होंगे अंग्रेज़ों का अधिकार होगा। इस तरह से यह समझौता जो है काफ़ी दिनों तक कायम रहा और अंग्रेज भी इधर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे और ये आगे धीरे धीरे रणजीत सिंह इसको विस्तृत कर रहे थे सिख संप्रदाय को। लेकिन क्या होती है कि एक महज घटना होता है 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और राजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु के बाद सिख संप्रदाय जो होती है क्या होती है बिखर जाती है। सिखों की शक्ति जो होती है छिन्न भिन्न हो जाती है और कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाती है। इस कारण से वह सिख संप्रदाय जो था धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद एक अल्पायु शासक आते हैं दिलीप जो उनके संरक्षिका जो है महारानी जिंदल है और महारानी जिंदल के नेतृत्व में क्या करते हैं कि राजा दिलीप जो है अपने कार्यभार को संभालते हैं, राजा बनते हैं। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है और अंग्रेज ये चाहते थे कि सिख संप्रदाय पर भी मेरा नियंत्रण हो, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। इसी के कारण इसी आर्थिक दिलासा के कारण क्या हुआ कि आंग्ल सिख युद्ध असंभावी बन गया था। आंग्ल और सिखों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया था, क्योंकि अंग्रेज विस्तार का चाहते थे पश्चिमी क्षेत्र में और इसी क्रम में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 ईस्वी में। 1845 से 46 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। और इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में क्या होता है कि सिखों की पराजय ही होती है, बल्कि ये संधि द्वारा ये समाप्त कर दिया जाता है युद्ध। और इस युद्ध में दो संधियां होती है और मुख्य रूप से एक लाहौर की संधि होती है 1846 में और दूसरा होता है भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि 1846 में ही होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इस कारण से आप लोग इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि किन किन के बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इस समझौते के बाद भी अंग्रेज अपना विस्तार चाहते थे और उस समय क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय 1848 में होता है और उस समय भारत में एक नए गवर्नर जनरल आते हैं डलहौजी, और जिन्होंने क्या किया था, उनका डलहौजी का जो एक नीति था हड़प नीति, वो काफ़ी प्रचलित नीति है और इसके कारण से काफ़ी वो चर्चित रहे हैं भारतीय इतिहास में। तो जब वो 48 में क्या होते हैं, राजा दिलीप जो है शासक के रूप में शासन करते रहते हैं, उसी समय द्वितीय सिख युद्ध के लिए क्या होती है, घोषणा हो जाती है और उस समय युद्ध होता है और उस समय सिख संप्रदाय जो होते हैं
वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों से पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से सिख संप्रदाय का क्या होता है, धीरे धीरे पतन हो जाता है, वो पतन के गर्त में चले जाते हैं। और डलहौजी के द्वारा, क्योंकि उस समय अंग्रेजी गवर्नर जो थे डलहौजी थे, और डलहौजी के द्वारा क्या किया जाता है कि हड़प नीति के अंतर्गत राजा दिलीप को क्या किया जाता है कि 50,000 पेंशन देकर इन्हें ब्रिटेन क्या किया जाता है, पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। और सिख के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को अंग्रेजी सीमा में मिला लिया जाता है। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने दो आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की सत्ता को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था और अंग्रेजी आधिपत्य क्या किए थे, कायम कर लिए थे। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह के समय में किस तरह से सिख संप्रदाय का विस्तार हुआ, बांदा बहादुर के समय में किस तरह से विस्तार हुआ, और सिख धर्म के कौन कौन से गुरु हुए और किस तरह से सिख संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।